हेलो फ्रेंड्स। बहुत ही खास और एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है मैट्राइसिस। गाइस, ये मैट्राइसिस का बहुत अच्छा वेटेज है और ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। इसके पूरे मार्क आपके जेब में है अगर इसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट और हर बात को अगर आप अच्छी से समझो तो। और नहीं समझने ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है दोस्तों। मैट्राइसिस मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन दिस ब्रैकेट। ऐसे इस टाइप के ब्रैकेट में जब आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। और ऐसे कई सारे मैट्रिक्स मिलकर बनते हैं मैट्राइसिस। ठीक है, तो ये जो ऐसे ब्रैकेट है, इस टाइप के ब्रैकेट में जिस तरह से आपने नंबर को रिप्रेजेंट किया है वो होता है मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर। सो गाइज, जनरली मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है ए बी सी, मतलब इस तरह से कैपिटल लेटर के सिंबल से 2 3 5 1 6 8 बराबर। मतलब उसकी कुछ भी जरूरी नहीं कि वो इसी तरह हो कि नीचे दो ऊपर दो, यानी जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, नहीं, ये इस तरह भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड गाइज, जैसे मैंने कहा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, आप किसी भी तरह की तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और उसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं ना, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं इस सिंबल से, ए सफिक्स आई जे, ए सफिक्स आई जे। एंड उसकी ऑर्डर को दोस्तों, मैट्रिसेस की ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम बाय एन से। किससे करेंगे हम? m by n, where m is total number of rows and n is total number of columns। ठीक है, रोज मतलब क्या? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। सो टोटल नंबर ऑफ रोज हुआ m, एंड वर्टिकल लाइन मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस वाले मैट्रिक्स की, तो ये मैट्रिक्स, ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर क्या है? 2 रो है, एक रो 2 कॉलम है। सो इसकी ऑर्डर होगी 2/2। अगर इसकी बात करो तो यहाँ रो 2 है लेकिन कॉलम 3 है, सो 2/3। कंपलसरी पहले रोज ही लिखना है, बाद में कॉलम्स लिखना है। सो टोटल नंबर ऑफ रोज बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होती है कोई भी मैट्रिक्स की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और उसके अंदर के जो भी एलिमेंट दिखे ना हमने, 2 3 4 3, यहाँ पे 2 3 6 5 1 8, ये होते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं ये मैट्रिक्स की, जैसे देखो ये मैट्रिक्स को मैं फिर से ए बोल दूं, 3 1 0 2 8 7। मुझे बताओ यहाँ पे क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स की? यहाँ पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, सो 2/3 बराबर। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे बोलो A22 एलिमेंट कौन सा है, A21 एलिमेंट कौन सा है, A23 एलिमेंट कौन सा है, सो गाइज यहाँ पे आप निकाल सकते हो। बस आपको एक कंसेप्ट समझ जाए, सिंबल समझ जाए कि 22 में पहला एलिमेंट ये हमेशा रिस्पेक्टिव रो नंबर होता है। मतलब AIJ में ये जो I है ये हमेशा रिस्पेक्टिव रो नंबर, रिस्पेक्टिव रो नंबर। और गाइस, ये जो J है वो मतलब हमेशा रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर है। ठीक है, सो रिस्पेक्टिव रो नंबर एंड रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। तो मुझे बताओ, अगर मैं A22 की बात करूं, पहला मतलब हमेशा रो नंबर यानी 2 नंबर की रो, एंड दूसरा मतलब रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर यानी 2 नंबर का कॉलम। सो सेकंड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो, मुझे बताओ, सेकंड रो रही है, उसमें सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये रहा सेकंड कॉलम। तो मुझे बताओ, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन कहां हुआ? 8 पे। सो वो एलिमेंट कौन सा मिला आपको? 8। वो एलिमेंट आपको मिला दोस्तों 8। ठीक है, सो उसी तरह अगर मैं बात करूं अब A21 की, सो A21 मतलब क्या? अगेन पहला मतलब हमेशा रो नंबर और उसके बाद जो है कॉलम नंबर। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो यानी ये, उसमें फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इस रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है? 2। अगेन अगर मैं बात करूं A23 की, तो फिर से सेकंड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो ये कौन है? 7। तो ये होता है दोस्तों बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। अगर एक बार फिर से आपको समझाऊं तो मैट्राइसेस ये रिप्रेजेंट होता है इस सिंबल से, और उसको ऑर्डर अगर हमें देना है तो उसके टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो देख लो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो देख लो, वो होगी उसकी ऑर्डर, जो हम m बाय n से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे m मतलब हमेशा टोटल नंबर ऑफ रोज एंड n मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर हमें देखना है उसके अंदर के एलिमेंट, तो वो रिप्रेजेंट होते हैं इस AIJ सिंबल से, वेयर I इज रिस्पेक्टिव रो नंबर एंड J इज रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। ठीक है, सो I मतलब रिस्पेक्टिव रो नंबर, J इज रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। वो आपने उस हिसाब से कई एग्जांपल देख लिए इसमें। कभी कभार आपको ये मैट्रिक्स बनाने भी बोलता है, आपको AIJ का फॉर्मूला देता है और आपको बोलता है कि आप मैट्रिक्स बनाओ। जैसे देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं कि इफ AIJ इज इक्वल टू 2I प्लस 3J
ठीक है, ये आईजे का फॉर्मूला दे दिया है। सो फॉर्म मैट्रिक्स ए विथ ऑर्डर 3x3। 3x3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम। सो मुझे बताओ, अगर मुझे 3x3 कॉलम बनाना है तो पहली रो में पहला एलिमेंट, फिर पहली रो में दूसरा एलिमेंट, फिर पहली रो में तीसरा एलिमेंट, बराबर, ये बन गए 3 कॉलम। अगेन अब दूसरी रो में हमेशा पहले हम क्या लिखते हैं, रो नंबर देन कॉलम नंबर। दूसरी रो में पहला एलिमेंट, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो में तीसरा एलिमेंट। उसी तरह तीसरी रो में पहला, तीसरी रो में दूसरा, तीसरी रो में तीसरा। सो गाइज ये क्या बन गया, 3 रोज बाय 3 कॉलम्स। ठीक है, सो 3 रोज बाय 3 कॉलम आपको बनाना था, आपने एक बेसिक ढांचा तो बना लिया। अब बस ये रहा फॉर्मूला गाइस। अब ये जो आपने 1 1 लिखा है ना, यहाँ आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। जहां आपने 1 2 लिखा है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। बस इस फॉर्मूला में रिस्पेक्टिव आई और जे की वैल्यू डालना है और ये 9 के 9 एलिमेंट आपको निकालना है। जहां पे आप a 2 1 बोल रहे हो तो यहाँ आई की वैल्यू 2 रखो, जे की वैल्यू 1 रखो, खत्म। सो मुझे बताओ, अगर मुझे a 1 1 निकालना है, अगर मैं आपके सामने कुछ सैंपल कैलकुलेशन कर लूं, सो a 1 1 में इस फॉर्मूला में, कहां पे, इस फॉर्मूला में गाइस, यहां फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको रखना है आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1। सो देखो क्या होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, पहला एलिमेंट आपको मिला 5। पहला एलिमेंट क्या मिला, 5। उसी तरह अगर मैं बात करूं a12 की, a12 में i के जगह 1, j के जगह 2, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 प्लस 6 8। और बस ये हुआ कुछ सैंपल। अगर आपको बात करना है a13 की तो i की जगह 1, सो 2 इंटू 1 एंड j की जगह 3, सो 3 इंटू 3 9, ये हो गया 11। ठीक है, सो ये हो गया गाइस बेसिकली 3x3 का स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, सेम इसी तरह सेकंड रो थर्ड रो बना लेना है। जैसे अगर मैं बना लूं यहाँ i के जगह 2, j के जगह 1, सो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 1, मतलब ये हुआ 7, 4 प्लस 3। सैंपल कैलकुलेशन दिखा दिया, बस अब मनी मन कर लो। ठीक है, सो 2 2, सो 4 एंड 6 10, देन अगेन 2 3, सो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, ये हुआ 13। सेम उसी तरह 3 1, सो 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 1 9, ये हो गया 9। सो 3 इंटू 2 6 एंड 2 6 12, और ये हो जाएगा 3 2 6 एंड 3 3 9 15, खत्म। सो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार वो आपको मैट्रिक्स दे दे जो आपको बनाना पड़े। सो कई बार ऐसा भी होगा कि वो आपको मैट्रिक्स दे देगा और बस इस तरह जो मैंने यहाँ देखा था, इस तरह आपको एलिमेंट निकालने बोलेगा। एकदम बेसिक सी बात है। ठीक है, चलो गाइस, सो बढ़ते आगे। अब यहाँ पे तो हम सबसे बेहतरीन कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी आप तक अपने क्या देखा, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहला हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है गाइस, रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जहां सिंगल एलिमेंट है। अ मैट्रिक्स विच इज हैविंग सिंगल रो, नॉट एलिमेंट, सिंगल रो, इट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो 2 1, अगर और देखना है आपको 1 2 3। मुझे बताओ, यहाँ पे कॉलम भले ही 2 है, कॉलम यानी वर्टिकल लाइन, सो 2 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन, रो तो सिर्फ एक है। सो इसकी ऑर्डर क्या हुई, 1/2। यहाँ पे ऑर्डर क्या हुई, अगेन 1 रो है, भले ही कॉलम 3 है। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, वो मैट्रिक्स जहाँ सिंगल रो है। तो देखो यहाँ भी सिंगल रो है, सिंगल रो है, एक रो एक रो, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। बिल्कुल इसका सौतेला भाई क्या होता है, बिल्कुल इसका सौतेला भाई होगा कॉलम मैट्रिक्स, जिसकी डेफिनेशन अब बोलने की जरूरत ही नहीं। आप बेशक समझ गए होंगे कि सर कॉलम मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जहां सिंगल कॉलम है, तो बिल्कुल सही है। वो मैट्रिक्स जहां सिंगल कॉलम है, जैसे 2 1, जैसे 1 2 3, रो भले ही कितनी भी हो, बट कॉलम आपको यहाँ पे 2/1 कॉलम एक ही है, यहाँ 3/1 कॉलम एक ही है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ थर्ड आ गया आपका जीरो और नल मैट्रिक्स। नाम से ही समझ गया होगा आपको, जीरो या नल मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो है, सारे, एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया मतलब वो नल मैट्रिक्स नहीं है, वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट शुड बी 0 0 0, फिर उसकी कुछ भी ऑर्डर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्डर, उसके अगर सारे एलिमेंट जीरो, जैसे इसकी 2/3 है, अगर ऐसा एलिमेंट है कोई जिसका ऑर्डर 1/1 है, एक रो एक कॉलम, बट सारे एलिमेंट जीरो है ना, तो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स।
सो गाइस स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज, स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल है। अब यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ मतलब ही क्या होता है, यहाँ लेंथ एंड ब्रेड्थ मतलब रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो गाइस वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये रहे कुछ एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में इसकी ऑर्डर क्या हुई 2/2, 2 रोज बाय 2 कॉलम, इसकी ऑर्डर क्या हुई 3/3, 3 रोज बाय 3 कॉलम्स। तो ये हो गया आपके स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो गाइस दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स एक वाई मतलब बहुत ह्यूज वर्ल्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में कई सारे अलग अलग टाइप आते हैं। तो चलो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम पहला टाइप देखते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हमने 4th नंबर पे लिया है तो 4A। उसमें सबसे पहले टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत अच्छी से समझो दोस्तों, ये टाइप समझना जरूरी है आगे न्यूमेरिकल्स के हिसाब से भी। सो डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये देखो ये सारे हम किसके अंडर में ले रहे हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी में ये डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर है, पक्का है। बट उसके अलावा और उसमें क्या खासियत है, क्या अलग प्रॉपर्टी है। सो दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स, अब देखो पहले तो डायगोनल और ये सब चीजें समझने से पहले मैट्रिक्स की एक टर्मिनोलॉजी और समझो आप, कि जैसे अभी बात हमारी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की चल रही है तो इसलिए मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बता रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी बाकी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई नहीं होगी। जैसे स्क्वायर में आप देखते हो 2 डायगोनल होते हैं, तो उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में भी 2 डायगोनल है दोस्तों। एक तो ये वाला डायगोनल जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। और एक ये दूसरा वाला बराबर, इसको बोला जाता है रिवर्स डायगोनल, ठीक है। सो गाइस प्रिंसिपल एंड रिवर्स डायगोनल में फर्क क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एंड रिवर्स डायगोनल में बहुत ही बेसिक फर्क है। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब क्या, जो टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट आ रहा है इस तरह से, एंड रिवर्स डायगोनल मतलब जो बॉटम लेफ्ट टॉप राइट जा रहा है, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो ना, ये हुआ आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ये समझो बात को, ये चीजें आगे काम आएगी। और ये रहा आपका रिवर्स डायगोनल जो मैंने दिखाया अभी आपको प्रॉपर नेमिंग के साथ। सो गाइज डायगोनल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे, अब अच्छी से समझो, डायगोनल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, मुझे बताओ जैसे ये एलिमेंट, फिर यहाँ कुछ तो 0 0, ये एलिमेंट यहाँ कुछ तो 0 0, और ये एलिमेंट यहाँ कुछ तो 0 0। तो जिसके नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मुझे बताओ इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। अभी मैंने बताया था इस टाइप के मैट्रिक्स को, इस टाइप के डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल और इस टाइप के डायगोनल को रिवर्स डायगोनल। तो मुझे बताओ ये वाला डायगोनल कौन सा हुआ बाय डिफॉल्ट, प्रिंसिपल। तो गाइज यहाँ पे बस प्रिंसिपल डायगोनल समझना आपको जरूरी है कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है। मतलब मुझे बताओ प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के बाकी सब 0 आपको दिख रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के बाकी सब क्या आपको 0 दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ। तो बस वही मैट्रिक्स जिसके नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, देखो मैंने जहां पे एक हाईलाइट किया है, ये देखो मैं जहां पे ये ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, वो छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट उतना ही है ना प्रिंसिपल डायगोनल, वो छोड़कर बाकी सारे 0 है, 0 0 0 0 0 0, तो बस। और बाकी फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, कुछ भी वो 0 हो नॉन 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो ऐसा भी रहा 2 1 3, या वो -2 निगेटिव भी रहा -2 1 -3, या वो 2 1 और एक आध एलिमेंट उसका 0 भी रहा, तो भी डजंट मैटर, ठीक है, तो भी डजंट मैटर। ये मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो 100% है, साथ ही में वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई की है कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, नॉन प्रिंसिपल मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे 0 है। सो डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे 0 है, और डायगोनल एलिमेंट स्ट्रिक्टली क्या है, नॉन 0, या 0 भी हो नेगेटिव भी हो डजंट मैटर, बट नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे अब 2 1, ठीक है, ये अगर ये मैंने 3/3 का लिया, अगर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लूँ, ये 2/2, तो अगेन ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, देखा ना आपने यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल, और ये छोड़कर बाकी सारे 0।
ये छोड़कर बाकी सारे जीरो, तो ये भी क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका 4A। अब 4B मतलब अभी हम किसकी दुनिया में है, स्क्वायर मैट्रिक्स की दुनिया में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगला टाइप दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स। इसका अगला टाइप क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। सो गाइज स्केलर मैट्रिक्स भी अगेन क्या होता है, स्क्वायर ही होता है। और स्केलर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी देखो, बिल्कुल आप डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेट करोगे कि स्केलर मैट्रिक्स में भी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये छोड़कर बाकी सारे जीरो 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 बराबर। अब आप बोलोगे सर फिर ये तो डायगोनल ही हुआ, 100% डायगोनल हुआ। ये डायगोनल भी होता ही है, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स आर डायगोनल। ये ट्रू और फॉल्स, इट इज 100% ट्रू। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने जो निकाला ये डायगोनल मैट्रिक्स था, ये डायगोनल मैट्रिक्स था बट स्केलर नहीं है। तो आप पूछोगे सर फिर स्केलर मैट्रिक्स में क्या अलग फर्क है, क्या अलग डिफरेंस है। तो गाइज स्केलर मैट्रिक्स में नॉन प्रिंसिपल डायगोनल जीरो तो होते ही है, बट इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, जैसे मैंने कहा था कि उसके अलावा फिर यहाँ पे आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिखो, कुछ भी तो चलेगा, वो डायगोनल कहलाएगा, लेकिन वो स्केलर नहीं कहलाएगा। अगर कुछ भी लिखो तो वो कंपलसरी आपको कुछ भी लिखना है, लेकिन तीनों के तीनों इक्वल लिखना है। जैसे मैंने यहाँ बताया 2 1 3 क्या इक्वल है, 2 1 क्या इक्वल है, नहीं। लेकिन अगर मैं वही लिख दूं यहाँ 3 3 3, तो मुझे बताओ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, यस, और बाकी सारे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो है, यस। तो गाइज दिस मैट्रिक्स मोर प्रिसाइजली कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन और मतलब मोर प्रिसाइजली इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टीज होती है, ऑल नॉन प्रिंसिपल शुड बी जीरो एंड प्रिंसिपल शुड बी इक्वल। फिर वो 3 3 3 भी रहा तो चलेगा, -3 -3 भी रहा तो चलेगा, बट इट शुड बी इक्वल। 2 -3 और 1 3 है वो भी नहीं चलेगा, इक्वल मतलब इक्वल। ठीक है, चलो इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम 4C। स्केलर के बाद अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बहुत अच्छे से समझना है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी को बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। इसी को क्या बोला जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। गाइज अब अगेन इसकी प्रॉपर्टी भी आप ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स से रिलेट करोगे कि इसमें भी सारे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो चाहिए एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहा तो नहीं चलेगा, इक्वल तो चाहिए, लेकिन इक्वल में भी कुछ भी नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टली इक्वल टू 1 चाहिए। स्ट्रिक्टली इक्वल टू 1 मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि स्केलर मैट्रिक्स में नॉन प्रिंसिपल शुड बी जीरो एंड प्रिंसिपल शुड बी कुछ भी बट इक्वल। फिर वो 3 3 3 भी चलेंगे, -3 -3 भी चलेंगे, बट इक्वल चाहिए। लेकिन यहाँ पे इक्वल तो चाहिए लेकिन कुछ भी इक्वल नहीं, स्ट्रिक्टली इक्वल टू 1 1 1, -1 -1 भी नहीं चलेगा, strictly equal to 1 1 1. Then this matrix again more precisely called as identity or unit matrix. ठीक है गाइज, सो बेसिकली ये सब चीजें आपको बेसिक डिफरेंस है। जैसे मैंने भी कहा ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर, बट क्या ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल, नहीं। उसी तरह ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर। देखो ये स्केलर तो है ही ना, स्केलर की डेफिनेशन क्या है, नॉन प्रिंसिपल जीरो एंड प्रिंसिपल शुड बी इक्वल हो रहा है यहाँ पे, तो ये स्केलर तो है ही। लेकिन क्या ऑल स्केलर आइडेंटिटी है, मतलब ऑल आइडेंटिटी आर स्केलर बट ऑल स्केलर आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, तो यस ये हुआ अगेन 2x2 का, ये रहा एग्जाम्पल, ये 3x3 का, ये 2x2 का। तो ये सब किसके फैमिली में आ रहा है, ये सब आ रहा है गाइस स्क्वायर मैट्रिक्स के फैमिली में। पहला डायगोनल जिसमें नॉन प्रिंसिपल शुड बी जीरो, प्रिंसिपल शुड बी एनीथिंग। फिर स्केलर नॉन प्रिंसिपल शुड बी जीरो, प्रिंसिपल शुड बी एनीथिंग बट इक्वल। एंड आइडेंटिटी नॉन प्रिंसिपल शुड बी जीरो एंड प्रिंसिपल शुड बी इक्वल टू 1 1 1, दैट्स इट। ठीक है, सो चलो और देखना है अभी तो हम, ये तो मैंने कहा ना बहुत बड़ी दुनिया है आइडेंटिटी में, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो इसमें आता है नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो गाइस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। जैसे देखो 1 2 3,
0 4 5 6 7 0 0 6 मतलब प्रिंसिपल डायगोनल कौन है? अगेन फिर से आपको बताइए, प्रिंसिपल डायगोनल तो सर नींद में पूछ लो हम बता देंगे, इतना आप एक्सपर्ट हो गए हो। ये प्रिंसिपल डायगोनल, सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के, अगेन ये किसके अंडर में आ रहा है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर तो है ही। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, नीचे के, then that matrix is called as upper triangular matrix। मतलब यहाँ एलिमेंट का जो ट्रायंगल है वो कहाँ बनता है? वो ऊपर बन रहा है, या जो भी एलिमेंट का ट्रायंगल है वो कहाँ बन रहा है? ऊपर बन रहा है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि नीचे के सारे एलिमेंट 0, तो जो भी ट्रायंगल बन रहा है एलिमेंट का ऊपर बन रहा है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर। और बिल्कुल इसका सौतेला भाई समझ गए होंगे आप, बोलने की जरूरत नहीं है सर लोअर ट्रायंगुलर बोल रहे होंगे आप, और इसका डेफिनेशन भी बिल्कुल इससे अपोजिट आएगा। तो यस, बिल्कुल सही फरमाया। लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या? यहाँ पे अगेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो नहीं बोल देंगे हम, एक आध एलिमेंट 0 भी रहा चलेगा, लेकिन हाँ ऊपर के सारे एलिमेंट शुड बी 0। जैसे अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, उसी तरह लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट 0। मतलब यहाँ जो एलिमेंट का ट्रायंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है, इसलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसीलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो गाइस ये था आपका अगेन किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में अगला टाइप। नाउ अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम अगला टाइप देख रहे हैं 4f सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड अगेन उसी से रिलेटेड 4g नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये 4g है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दोनों को साथ में इसलिए लिखा क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है, नाम के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स दोस्तों जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और आपको ये चीज तो डिटरमिनेंट टॉपिक में बखूबी पता है, बहुत अच्छी से पता है कि डिटरमिनेंट ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, बराबर। और इसलिए अब समझ गए होंगे आप कि ये पूरी कंडीशन किससे रिलेटेड है? डिटरमिनेंट से। और अगर डिटरमिनेंट से रिलेटेड है तो बट ऑब्वियस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटरमिनेंट तो हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो गाइस वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन 0 है, मतलब 0 छोड़ के कुछ भी, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, बट वो नॉन 0 है, उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपने डिटरमिनेंट चैप्टर में देखा है, तो मुझे स्पेशली बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बराबर। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं 4 6 2 3, और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं दोस्तों, अब 2/2 में डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? अगेन आपको पता है ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये क्या है? रिवर्स डायगोनल का। सो 2/2 में डिटरमिनेंट निकालना बहुत सिंपल है, आपको पता है ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 4 × 3 माइनस, ये माइनस फॉर्मूला में इनबिल्ट होता है, रिवर्स डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 6 × 2। सो 12 - 12 0। जैसे डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, 2 वर्टिकल लाइन में। सो जैसे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई, समझ जाओ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज व्हाट? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स लूं, सपोज कोई मैं ऐसा मैट्रिक्स लूं 8 4 3 4, जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर मैं निकालूं, अगेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 8 × 4 माइनस इनबिल्ट रिवर्स डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 4 × 3, तो ये क्या हुआ? 8 4 = 32 माइनस 12, आंसर इज 20। ये क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी चलेगी, बट इट शुड बी नॉन जीरो। तो समझ जाओ वो क्या है? वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये तो मैंने 2/2 का बताया, बट आपको डिटरमिनेंट 3/3 का भी निकालना आता है, वो आप डिटरमिनेंट चैप्टर में डिटेल में देखियो, यहाँ पे भी हमें काम आने ही वाला है, इसलिए पहले डिटरमिनेंट पढ़ाया जाता है। तो बेशक गाइस आपको समझ गया होगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये स्क्वायर का टाइप है, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 वो सिंगुलर, जिसका नहीं 0 वो नॉन सिंगुलर। ठीक है गाइस, तो यहां तक आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम आई होंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझने में। ठीक है, सो गाइस अच्छी से लिख लो, पहले ये सब बातें लिख लिया होगा आपने, तो बहुत बढ़िया।
नहीं तो वीडियो को आप पीछे ले सकते हो, आपको तो पता ही है, आपके पास सारे वीडियो है, आपको जैसे पीछे लेना है आगे लेना है, क्या करना है करो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना है वैसे करो, लेकिन अच्छे से समझो। ठीक है गाइस। सो सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इसके बाद अभी बहुत सी चीजें हमें देखना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वगैरह वगैरह, लेकिन वो चलो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बता ही देता हूँ मैं आपको क्या होता है कंसेप्ट। अच्छा अलजेब्रा हम देखेंगे ना, उसमें हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, तो ये अब हम शुरू ही करने वाले अगला कंसेप्ट हमारा। तो अगला कंसेप्ट हमारा है दोस्तों अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, कि भाई दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा मतलब क्या, ये सब मल्टीप्लीकेशन अगर है, बहुत अच्छी बात है आपको कि मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती, बराबर, तो एक ऑपरेशन से तो आप वैसे ही बच गए। तो एडिशन हुई, लेकिन सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी, ट्रांसपोज, मल्टीप्लीकेशन, ये सब क्या है, उसको कैसे निपटना है, अगला कंसेप्ट हमारा वो है। तो हेडिंग देना अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो चलो गाइस बढ़ते हैं टुवर्ड्स अलजेब्रा कंसेप्ट। ठीक है, सो बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान देना। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बहुत मस्त है। आगे जो न्यूमेरिकल आप देखोगे सब इस पर देखोगे, आगे और भी कंसेप्ट है, लेकिन ये अलजेब्रा आपको थ्रू आउट द टॉपिक कब काम आएगा। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो गाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा जो है वो बिल्कुल अपने डे टू डे लाइफ में हम जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही है, कि अगर सपोज दो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया है, सपोज एक ए मैट्रिक्स है 2 8 3 1 6 7, एक बी मैट्रिक्स है 3 1 7 6 2 8, एक अगर सी मैट्रिक्स है 2 1 3 9, एक अगर डी मैट्रिक्स है 1 7 3 1। और अगर क्वेश्चन आपको ये चार मैट्रिक्स दे रहा है और अगर आपको बोल रहा है फाइंड ए प्लस बी, ठीक है, देन सेकंड वो निकालने बोल रहा है बी माइनस ए, थर्ड वो निकालने बोल रहा है बी माइनस सी, फोर्थ वो निकालने बोल रहा है डी प्लस सी, फिफ्थ वो निकालने बोल रहा है डी प्लस ए, एंड सिक्स वो निकालने बोल रहा है सी माइनस डी। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, बस आपको पता चल जाए कि अलजेब्रा में जो पहला है एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें बेसिक रूल क्या है, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स में आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है गाइस। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ऑर्डर शुड बी सेम। जिन भी मैट्रिक्स को आपको ऐड करने बोला या सब्ट्रैक्ट करने बोला है उनकी ऑर्डर सेम चाहिए, दैट्स इट, देन ओनली यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज मैट्रिक्स, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स की ऑर्डर 3/5 है, दूसरे मैट्रिक्स की भी ऑर्डर 3/5 है, तो कुछ भी अंदर के एलिमेंट होने दो, आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स 3/5 है, दूसरा मैट्रिक्स 5/3 है, नहीं चलेगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, उनमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते। तो चलो अगर मैं बात करूं अब a प्लस बी की, बराबर a प्लस बी की, तो अब सर ठीक है, अब a और b का बोला है, तो a का ऑर्डर भी कितना दिख रहा है आपको 2/3 है, b का भी 2/3 है, 2 रो 3 कॉलम, तो क्या सर इनमें एडिशन हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। सर कैसे होगी, रिस्पेक्टिव एलिमेंट की। सो रिस्पेक्टिव एलिमेंट, अब आपको इतना तो समझ गया a और b में एडिशन पॉसिबल है क्योंकि उनके ऑर्डर सेम है। अब एडिशन कैसे करोगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, मतलब रिस्पेक्टिव यानी इसका पहला a11 प्लस a11, a12 प्लस a12, a13 प्लस a13, a21 प्लस a21, इस तरह से। तो बस कर लो, a प्लस बी 2 प्लस 3 5, देन 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 7 10 रिस्पेक्टिव एलिमेंट, देन ये 1 प्लस 6 7, देन 6 प्लस 2 8, एंड देन 7 प्लस 8 15, खत्म, a प्लस बी का मैटर क्लोज। a प्लस बी का मैटर क्लोज। अगर आपको बोला है b माइनस ए, सेकंड क्या बोला है आपको, b माइनस ए, सो अगर b माइनस ए भी निकालना है कोई बड़ी बात नहीं, ये रहा b ये रहा a, और आप देख ही चुके हो दोनों की ऑर्डर सेम है, तो अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, लेकिन वो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट का। तो पहले b का एलिमेंट माइनस a का, सब्ट्रैक्शन में तो सीक्वेंस मैटर करती है ना। नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपको 2 - 5 बोला है तो आप 2 - 5 ही करते हो, 5 - 2 से आंसर बदल जाता है। तो उसी तरह यहाँ पहले b है बाद में है, एडिशन में चलता है पहले a लो बाद में b लो, कोई नहीं फर्क पड़ता, बट सब्ट्रैक्शन में b पहले फिर a का एलिमेंट, तो b का पहला एलिमेंट है 3, इसका पहला एलिमेंट है 2, और सब्ट्रैक्शन 3 - 2 1, देन 1 - 8 - 7, देन 7 - 3 4, अगेन रिस्पेक्टिव एलिमेंट का, तो 6 - 1 5, देन 2 - 6 - 4, एंड 8 - 7 1, हो गया।
ये हो गया b माइनस 1। अगर आपको बोले थर्ड क्वेश्चन b माइनस सी, गाइज b माइनस सी अगर आप देखो तो b की ऑर्डर है 2/3, c की ऑर्डर है 2/2। दोस्तों देख के बोल दो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आप b माइनस सी निकाल ही नहीं सकते, दोनों की ऑर्डर अलग है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन का सिंपल रूल है मैट्रिसेस के अलजेब्रा में कि आप तभी मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो जब उनकी ऑर्डर सेम है। तो b और c की ऑर्डर सेम नहीं है तो ना ही आप इसमें एडिशन कर सकते हो ना ही सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है d प्लस सी। d यहाँ पे 2/2 है, c यहाँ पे 2/2 है, आप कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। और एडिशन तो कैसे करना है आपको पता है, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट। सो 1 और 2, 1 plus 2 3, then 7 plus 1 8, then 3 plus 3 6 and 1 plus 9 10। ठीक है, नाउ फिफ्थ आपको क्या मिला d प्लस ए। सो गाइज d ये रहा 2/2, a रहा ये 2/3। अगेन देख के ही बोल दो फिर से ऊपर वाली बात डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऑर्डर अलग है। एंड लास्ट आपको बोला है c माइनस डी। क्या c माइनस डी आप कर सकते हो? यस, c माइनस डी हम बेशक कर सकते हैं क्योंकि c माइनस डी में ऑर्डर शुड बी सेम। तो देखो ऑर्डर c और d के हम देख ही चुके हैं सेम है, तो बस उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट, पहले c बोला है बाद में d, तो c के रिस्पेक्टिव एलिमेंट से d माइनस कर दो। 2 माइनस 1 1, देन 1 माइनस 7 माइनस 6, देन 3 माइनस 3 0 एंड द लास्ट 9 माइनस 1 8। खत्म। तो ये है दोस्तों सिंपल अलजेब्रा ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको इस एग्जांपल से बता दिया कि दो मैट्रिसेस में ऐड सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हो जब उनकी ऑर्डर सेम है। और करने का तरीका बहुत सिंपल, रिस्पेक्टिव एलिमेंट का, दैट्स इट। चलो सेकंड अलजेब्रा पे हम आते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड अलजेब्रा क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। गाइस स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है बहुत अच्छी से समझोगे। सपोज एक मैट्रिक्स है 2 5 7 1 3 8, जिसकी ऑर्डर आपको दिख गई है 2/3। और क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है फाइंड 4a, क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड -7a, तो कोई नहीं, ये जो आप एक किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो ना, इसी ऑपरेशन को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन उसी तरह परफॉर्म करो जो आप ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हो। जैसे 2 ब्रैकेट इनटू x प्लस वाई, तो आप 2 से अगर कोई कांस्टेंट किसी ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप क्या करते हो? उससे अंदर के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हो, मतलब 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y। उसी तरह कोई स्केलर, स्केलर मतलब क्या? कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे 4 इंटू ए, तो सिंपल आपको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर ए मैट्रिक्स ये है तो 4 इंटू ए क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 5 20। ईच एंड एवरी एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 7 28, 4 इंटू 1, 4 इंटू 3, 4 इंटू 8 32 हो गया। ये बन गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वही अगर आपको -7 इंटू ए बोला है तो वही करना है, सिर्फ आपने जैसे सबको 4 से मल्टीप्लाई किया वो -7 से करो। -14, -35, -49, -7, -21, -56, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, सो ये है गाइस। अब नाउ ट्रांसपो इक्वालिटी, थर्ड अलजेब्रा हम पहले देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स अगर है, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, और अगर इन दोनों में इक्वालिटी दे दिए गाइस तो वो तभी पॉसिबल है जब उनकी ऑर्डर सेम हो, जब उनकी ऑर्डर सेम हो एंड दूसरी रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल हो। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स, सपोज ए मैट्रिक्स है 2 3 5 x और बी मैट्रिक्स है 2 y 5 -1, ठीक है, ये y और x दो अननोन है।
लेकिन क्वेश्चन ने सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट हिंट दे दी है कि ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। सो गाइस दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनकी ऑर्डर सेम हो। पहली कंडीशन तो ऑर्डर सेम दिख रही है, हाँ सर इसकी भी ऑर्डर हमें 2/2 दिख रही है और इसकी भी ऑर्डर हमें 2/2 दिख रही है, मतलब ऑर्डर तो सेम है। एंड दूसरी जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल हो, और जबकि क्वेश्चन ने खुद हमें ये इक्वालिटी दे दी है, क्वेश्चन ने खुद हमें ये इक्वालिटी दे दी है, मतलब हम आराम से मान सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि ऑर्डर भी सेम है जो हमें दिख भी रही है और रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट मतलब a11 a11 a12 a12 इस तरह से सेम। तो देखो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें 2 और 2 सेम है, 5 और 5 सेम है। तो बस बाय यूजिंग इक्वालिटी आपको मानना होगा कि ये 3 मतलब ही कौन है, y। इस तरह देखो आप अननोन वैल्यूज भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग इक्वालिटी का अलजेब्रा। इक्वालिटी का अलजेब्रा यूज करके आप इस तरह अननोन वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 2 से 2 मैच हुआ, 5 से 5 मैच हुआ, उसी तरह 3 से y मैच हुआ, मतलब y ही 3 है, और x से -1 मैच हुआ, यानी x ही -1 है, x ही क्या है, -1। सो इस तरह से यूजिंग इक्वालिटी आप अननोन वेरिएबल की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही चिल्लर अलजेब्रा, ये बहुत इजी। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज करना है, मतलब उसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी जैसे ये मैट्रिक्स क्या है 3/2, तो अगर मुझे उसका ट्रांसपोज लेना है तो दोस्तों पहले तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये a⁻t और a' से रिप्रेजेंट होता है। मतलब अगर आपको एग्जाम में फाइंड ट्रांसपोज ये वर्ड ना आते हुए जस्ट फाइंड a' आ गया या a⁻t आ गया, तो फिर रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेना है। a' या a⁻t मतलब ही होता है ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल है। और ट्रांसपोज अलजेब्रा का सिंपली मीनिंग है दोस्तों, अगर a मैट्रिक्स ये है तो उसका ट्रांसपोज a' बोलो या a⁻t बोलो, वो मतलब पता है क्या होता है, रो कॉलम इंटरचेंज। रो कॉलम इंटरचेंज मतलब जो 3/2 है वो क्या बन जाएगा 2/3। मतलब यहाँ पे जो रो है वो यहाँ कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे जो रो है वो यहाँ कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे जो रो है वो यहाँ कॉलम बन जाएगा। और आप ऐसा बोल सकते हो जो कॉलम है वो रो बन गया, जो कॉलम है वो रो बन गया। सो ट्रांसपोज का सिंपली मीनिंग, और देखो ये क्या बन गया 2/3। तो ट्रांसपोज का सिंपली मीनिंग क्या है, ट्रांसपोज का सिंपली मीनिंग है रो कॉलम इंटरचेंज। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो बस आपको उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, नाउ फिफ्थ अलजेब्रा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन और सबसे क्रूशियल अलजेब्रा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैंने तो आपसे कहा ये बात अभी थोड़ी देर पहले कि भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक आपको है, डिवीजन आपको है ही नहीं। तो बस ये लास्ट अलजेब्रा है, डिवीजन तो है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये रेगुलर अलजेब्रा से थोड़ा हटके है। कैसे देखो, जैसे अगर ए मैट्रिक्स है 2 3 1 6 2 3, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, और सी मैट्रिक्स है 2 1 0 3 1 2। ठीक है, मतलब ए की ऑर्डर क्या हो गई, ए की ऑर्डर हो गई 2/3, बी की ऑर्डर हो गई 2/3, सी की ऑर्डर हो गई 3/2। ठीक है, अगर गाइज मैं आपको बोलूं फाइंड a प्लस बी, आप निकाल सकते हो। मैं अगर आपको बोलूं फाइंड b माइनस ए, आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड a प्लस सी, आप बोल दोगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं आपको बोलूंगा b माइनस सी, आप बोल दोगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। ये हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप a इंटू सी निकाल के दिखाओ, a इंटू सी। ठीक है, मैं इस बार एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं a इंटू सी। तो a इंटू सी देखते बराबर आप बोलोगे सर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या टेंशन ले रहे हो सर, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो आप फिर गलत हो, क्योंकि a इंटू सी एग्जिस्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं ना फाइंड a इंटू बी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। a प्लस भी बेशक आप निकाल सकते हो, a माइनस भी बेशक आप निकाल सकते हो, कि दोनों की ऑर्डर सेम है। a प्लस सी या a माइनस सी नहीं निकालोगे, ऑर्डर अलग है। लेकिन दोस्तों यही तो अलग है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए तो मैंने कहा सबसे हटके इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट कंसेप्ट, ध्यान से समझो।
तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये बिल्कुल नहीं है कि ऑर्डर शुड बी सेम। गाइस, दो मैट्रिक्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ना, दो मैट्रिक्स को, तो सबसे पहले चेक करो कि पहला मैट्रिक्स कौन है और दूसरा मैट्रिक्स कौन है। जैसे मैंने आपको बोला A इंटू सी, अब आपको समझ जाएगा कि A इंटू बी एग्जिस्ट क्यों नहीं किया, आपको समझ जाएगा, और A इंटू सी एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ये बस एक रूल समझना है। तो आपको पहले मैट्रिक्स की ऑर्डर देखनी है, जो कि हम m बाय n से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे मैट्रिक्स की भी ऑर्डर देखनी है। तो पहले मैट्रिक्स का मैं m1 बाय n1 बोल देता हूँ, दूसरे का m1 बाय m2 बाय n2। तो गाइस, दो मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो रूल क्या है, देखो, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, ध्यान से समझो, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। मतलब यहाँ पे ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज ये सेम होना जरूरी है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज एग्जिस्ट, अदरवाइज इट कैन नॉट। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपका अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होता है कि नहीं ये देखना है, तो उसका कंडीशन ये है, n1 शुड बी इक्वल टू m2। उसी को शब्दों में मैं कैसे बोलूंगा, द नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये n1 मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये m2 मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, ये n1 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, m2 मतलब नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो गाइज, अब आप बोलोगे सर ये पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स क्या है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आप 7 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 7 बोलो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, पहला दूसरा लिखने की क्या जरूरत है। जब a इंटू सी अगर आप लिख रहे हो तो c इंटू ए भी वही आना चाहिए ना, बट नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये हमारे जनरल डे टू डे लाइफ नॉर्मल मैथमेटिक्स से अलग है। बेशक हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में 7 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 7 लिखो एक ही बात है, बट यहाँ नहीं, यहाँ 7 इंटू 3 अलग है, तो 3 इंटू मतलब a इंटू सी अलग आएगा, तो c इंटू ए अलग आ सकता है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि a इंटू सी एग्जिस्ट कर रहा है बट c इंटू ए नहीं कर रहा है, कई चीजें आप देखोगे आगे। तो यहाँ भाई अपने कोई भी नॉर्मल मैथमेटिक्स के कंसेप्ट यहाँ मत घुसेड़ो, यहाँ पे इसके अपने कंसेप्ट है उसको समझो। इसलिए मैंने कहा पहले तो किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी वो देखो, a इंटू सी करने बोला है या c इंटू ए बोला है, क्योंकि a इंटू सी में पहला मैट्रिक्स हमारा a आ जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स हमारा c आ जाएगा, लेकिन c इंटू ए में चीजें बदल जाएगी। ठीक है, सो ये बात याद रहे। तो जिसको भी मल्टीप्लाई करना है पहले वो देख लो कि फर्स्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, सेकंड की ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का रो है क्या वो इक्वल है। अब जैसे देखो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है ए, उसकी ऑर्डर क्या है 2/3, सेकंड मैट्रिक्स क्या है सी, उसकी ऑर्डर क्या है 3/2। अब वो रूल क्या बोल रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम यानी कि ये n1 शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज यानी कि ये m2। और मुझे बताओ n1 है 3, m2 भी है 3 और 3 इक्वल है, तो क्या हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? सर 100% कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई अब हो गई है, तो हम मल्टीप्लिकेशन 100% कर सकते हैं। तो जो आपको a इंटू सी निकालने बोला है, चलो निकाल लेते हैं। 2 3 1। देखो अब कैसे निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करने का भी तरीका बहुत हटके है, इंटू सी। ठीक है, सो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट तो आएगी ही नहीं, आप देख रहे हो ऑर्डर अलग अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं है। यहाँ पूरी रो ये पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी, समझ रहे हो, यहाँ पे पूरी रो, ये पहले मैट्रिक्स की पूरी रो ये दूसरे मैट्रिक्स के पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी। अगेन पहला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ए और सी छोड़ो, पहला दूसरा, पहले का कॉलम है 3, दूसरे का रो है 3, 3 और 3 इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। अब वो भी कैसे होगी, तो पहले का रो इंटू दूसरे का कॉलम विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे रिस्पेक्टिव आएगा, रिस्पेक्टिव यानी पहला इंटू पहला प्लस, यहाँ पे अब कंपलसरी प्लस साइन आएगी हर मल्टीप्लिकेशन के बाद, दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा, फिर सेम रो। अब देखो करके दिखाता हूं मैं पहले, तो चलो पहले आपको फर्स्ट बराबर ये रहा फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, और मल्टीप्लिकेशन करनी है विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0
तो पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, तो यहाँ दूसरा 3 है, यहाँ दूसरा 0 है, प्लस तीसरा इंटू तीसरा। नाउ सेम रो, उसी रो को कंटिन्यू करो दोस्तों, और यहाँ पे कॉलम बदल दो। मतलब पहली रो पहले पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी, फिर सेम रो दूसरे कॉलम को, फिर सेम रो तीसरा कॉलम अगर होगा तो, सेम रो चौथा कॉलम अगर होगा तो। जब तक सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम इस रो से मल्टीप्लाई नहीं हो जाते तब तक आप ये मल्टीप्लिकेशन करते रहोगे, और जैसे हो गया फिर अगली रो पे शिफ्ट हो जाओ। फिर क्या करना है मैं बताता हूँ, बट फिलहाल तो नहीं हुआ है। नाउ सेम रो बिल्कुल यही रहेगी, इंटू सेकंड कॉलम अगेन विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। रिस्पेक्टिव मतलब पहला इंटू पहला, बराबर, मतलब 2 इंटू 1 प्लस दूसरा इंटू दूसरा 3 इंटू 3 प्लस तीसरा इंटू तीसरा 1 इंटू 2। ठीक है, अब मुझे बताओ और कोई कॉलम बचे हैं? नहीं, तो मतलब मैट्रिक्स कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, बस जैसे आपने फर्स्ट रो के साथ किया, जो चीज आपने फर्स्ट रो के साथ की दोस्तों, सेम चीज अब आपको सेकंड रो के साथ करनी है। मतलब सेकंड रो इंटू पहला कॉलम, सेकंड रो इंटू दूसरा कॉलम, और कॉलम हो गया तो और भी, बट यहाँ पे 2 कॉलम तक ही है। और अगेन विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगेन नाउ सेकेंड रो, और देखो जब आप फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर भी फर्स्ट रो बना रहे थे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। अब जैसे आप सेकंड रो पे आ गए तो अब सेकंड रो बनना स्टार्ट। जैसे यहाँ पे थर्ड रो नहीं है, अगर थर्ड रो होती तो यहाँ थर्ड रो बनना स्टार्ट। इस तरह से होगा, डोंट वरी, इसके कई एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। सो नाउ सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सो 6 ये रहा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 6 इंटू 2 प्लस नाउ 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 रिस्पेक्टिव एलिमेंट। अगेन वो कॉलम हो गया, अब इस कॉलम को छोड़ दो, अगला कॉलम पकड़ो और सेम रो से मल्टीप्लाई करो। रिस्पेक्टिव एलिमेंट 6 इंटू 1 पहला इंटू पहला प्लस दूसरा 2 इंटू दूसरा 3 प्लस तीसरा 3 इंटू तीसरा 2, और बस ये कैलकुलेशन कर लो। सो गाइज ये आंसर क्या है आपका, 2 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। नाउ यहाँ पे आया 2 प्लस 9 प्लस 2, फिर यहाँ पे 12 प्लस 0 प्लस 3, एंड यहाँ पे आया 6 प्लस 6 प्लस 6। सो गाइज दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 0 1 3, 6 9 13, 15 एंड 18। दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और देख रहे हो दोस्तों ऑर्डर कुछ और ही आई है। मतलब ए मैट्रिक्स था हमारा 2/3, सी मैट्रिक्स था 3/2, लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी जो ए सी आया है उसकी ऑर्डर आई है 2/2। और पता है ये ऑर्डर निकालने का भी रूल है। जैसे मैंने यहाँ पे आ जाओ, फिर से यहाँ पे आ जाओ, जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो बताने का एक रूल बताया था कि पहले की नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे का नंबर ऑफ रो, यानी कि ये n1 शुड बी इक्वल टू m2। और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फाइनल आंसर, फाइनल मैट्रिक्स जो भी बनेगा, पता है उसकी ऑर्डर क्या रहेगी, पहले का नंबर ऑफ रोज बाय दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा उसकी ऑर्डर बनेगी पहले का नंबर ऑफ रोज यानी m1 बाय दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम्स यानी n2, m1 बाय n2 बराबर। यानी यहाँ पहला मैट्रिक्स कौन था a, उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और दूसरा मैट्रिक्स कौन था c, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2। सो फाइनल आंसर क्या बनेगा 2/2, पहले का नंबर ऑफ रोज बाय दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम्स। और देखो 2/2 ही बना, 2/2 ही बना। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होगा आपको। ठीक है, ऑफ कोर्स वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं यहाँ देखकर बोल सकता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी से हर चीज मैं बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट रहा तो आपको बेशक कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइज, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जनरल मैथमेटिक्स की तरह नहीं है। यह दो मैट्रिक्स की अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है कि नॉट नेसेसरी कि उनके ऑर्डर सेम ही हो। कभी कभार सेम ऑर्डर होने के बाद भी, जैसे ए और बी के ऑर्डर सेम है, फिर भी आप मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते हो, क्योंकि देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि आप दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब जिनको भी मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर आपको a इंटू बी निकालना है तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो a में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, एंड दूसरा है b, उसके नंबर ऑफ रोज ये कितने हैं 2,
ये इक्वल चाहिए। तो मुझे बताओ पहले के नंबर ऑफ कॉलम यानी ए के 3 और बी के नंबर ऑफ रोज 2 क्या इक्वल है? नहीं। और जो कि ये इक्वल नहीं है तो आप ए इंटू बी कभी नहीं कर सकते, और इसलिए मैंने बोला था डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन वही अगर आपको ए इंटू सी बोला तो ए में भी नंबर ऑफ कॉलम 3 है यानी पहले मैट्रिक्स में, दूसरा सी उसके नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, सो 3 और 3 इक्वल बने तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुई। और मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका बहुत सिंपल है, पहला मैट्रिक्स पहले नंबर पे लिखो, दूसरा दूसरे नंबर पे, क्योंकि रूल क्या है? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, रिस्पेक्ट टू यानी पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, तीसरा इंटू तीसरा, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जब तक इधर के कॉलम सारे खत्म नहीं होते आप उसी रो से मल्टीप्लाई करो और पहली रो बनाते चलो। जैसे पहली रो हो गई सारे कॉलम खत्म, फिर दूसरे रो पे आओ, सेम प्रोसेस, साइकिल रिपीट, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, दूसरी रो बनाना शुरू। जैसे सारे कॉलम, अगर थर्ड रो है तो थर्ड रो पे आ जाओ, नहीं है तो रुक जाओ, ये हम रुक गए। और फाइनल आंसर जो भी आएगा उसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा? पहले के नंबर ऑफ रोज बाय दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पहले का नंबर ऑफ रोज यानी ए का 2 था और दूसरा यानी सी के भी नंबर ऑफ रोज कॉलम 2 थे, यानी पहले का नंबर ऑफ रोज 2, दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम 2, सो 2/2 बना 2/2, हो गया, फिनिश। और जैसे मैंने कहा नॉट नेसेसरी कि ए सी और सी ए ये इक्वल ही आए, चलो ये चीज भी हम दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। तो आपने ए सी तो निकाला, अब अगर आपको सी ए निकालना है, ठीक है, सी ए, तो सी क्या है? 210312, 210312, और ए है 231623, 231623, ठीक है। तो अगर आपको C इंटू ए निकालना है तो फिर से C की ऑर्डर क्या है? देखो यहाँ पे पहला मैट्रिक्स कौन है? पहला मैट्रिक्स है C जिसकी ऑर्डर है 3/2, और दूसरा मैट्रिक्स है A जिसकी ऑर्डर क्या है? 2/3। रूल के हिसाब से पहले का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे का नंबर ऑफ रोज, तो 2 और 2 एग्जिस्ट करता है, इक्वल है, तो C इंटू ए आप निकाल सकते हो। और जो C इंटू ए का फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसकी ऑर्डर क्या आएगी? तो उसकी ऑर्डर आएगी पहले का नंबर ऑफ रोज बाय दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम 3/3। मतलब यही पे आपको समझ गया होगा कि जो हमारा AC का आंसर आया है और जो CA का आंसर आने वाला है वो बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि AC का आंसर हमारा 2/2 आया है, ये हमारा 3/3 आने वाला है। तो चलो निकाल भी लेते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। आपको रूल पता है, पहली रो को पकड़ो, उसको एक एक करके एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और तब तक पहली रो ही बनती रहेगी। सो देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम रिस्पेक्टिव एलिमेंट 2 इंटू 2, बीच में कंपलसरी प्लस साइन, देन दूसरा इंटू दूसरा 1 इंटू 6, इसका दूसरा 1 है, इसका दूसरा 6 है। नाउ उस रो को छोड़ दो, अगली रो पे सॉरी उस कॉलम को छोड़ दो, अगले कॉलम पे आ जाओ, सेम रो पहले, और जब तक पहली रो है पहली रो बनेगी 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। नाउ अगेन ये भी जाएगा और अब आएगी तीसरी कॉलम, सो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, सो फिनिश, ठीक है। अब आपको सेम पहली रो तो खत्म हो गई, लेकिन आगे और भी रो है ना, तो ये रो को भी छोड़ो, और आगे के सारे कॉलम खत्म हो गए तो अब इस रो को छोड़ दो, अब पकड़ लो दूसरी रो, और जैसे दूसरी रो लेते हो दूसरी रो बनना शुरू। सो 0 इंटू 2 प्लस 0 सॉरी दूसरा इंटू दूसरा 3 इंटू 6, यहाँ पे दूसरा है 3, यहाँ पे है 6, सो 3 इंटू 6। नाउ सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, नाउ सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, सो 0 इंटू 1 प्लस दूसरा इंटू दूसरा 3 इंटू 3, ठीक है। और वापिस जैसे सेकंड रो हो गई, अब आ जाओ थर्ड रो पे और सेम प्रोसेस को रिपीट करो। सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6, नाउ सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, नाउ थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। देखो बन गया 3/3 आपके सामने, बस कैलकुलेशन कर लो। 2 इंटू 2 2 प्लस 6 इंटू 1 6, सॉरी 2 इंटू 2 4 प्लस 6, देन ये 6 प्लस 2 6 प्लस 2, फिर आ गया 2 इंटू 1 3 इंटू 1, सो 2 प्लस 3, ठीक है। सो नाउ 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 18
ये 0 प्लस 6, ये 0 प्लस 9, नाउ 2 प्लस 12, 3 प्लस 4 एंड 1 प्लस 6 हो गया। सो बस ऐड कर लो 10, 6 to 8, 3 to 5, 18, 6, 9, 14, 7, 7 गाइज ये हुआ 3/3 और ये हुआ हमारा C इंटू ए। तो पहले हम बोल चुके थे वो इक्वल तो आ ही नहीं रहा है, ये 2/2 है 3/3 है, तो देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी आपको पता है कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है गाइस, सो अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं और वो आगे थ्रू आउट द चैप्टर आपको काम आएगा। और अलजेब्रा में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों वाला काम है, ऑर्डर सेम है, इक्वल मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी बोला कर दो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब सारे एलिमेंट को उस स्केलर उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रांसपोज यानी रो कॉलम इंटरचेंज, इक्वालिटी यानी रिस्पेक्टिव एलिमेंट शुड बी इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, जहां स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं आप इसी पे ग्रिप पकड़ो, इसी से आप भीड़ को अलग करो, भीड़ को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। जिसमें रूल है सिंपल, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, और मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम पैटर्न में, और फाइनल आंसर जो भी आएगा उसकी ऑर्डर होगी नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड। ठीक है गाइस, लिख लो फटाफट जल्दी जल्दी, सब जल्दी जल्दी ये कैलकुलेशन लिख लो जल्दी। सो गाइज देखो आज के लेक्चर में आपने बेसिक मैट्रिसेस की डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, ऑर्डर, डिग्री ये सब आपने देखा, देन बेसिक उसका रिप्रेजेंटेशन एंड देन एलिमेंट का फॉर्मूला यूज करके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आप आए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स में अपने रो, कॉलम, नल, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के बाद जो आपने उसके सब टाइप्स देखे, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर लोअर ट्रायंगुलर, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, और फिर आप आए सबसे उम्दा सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल ओरिएंटेड खास टॉपिक अलजेब्रा, जिसमें ये सब चीजें आप देख चुके हो। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे जो आपके एक बुक में आपके एक्सरसाइज में। ठीक है गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, एंजॉय।